सोनम अपने घर में सुबह सुबह सो रही थी, तभी उसे चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आती हैं और उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह वहां से अपने कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही घर के अंदर का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उसके परिवार वाले एक लड़के को खम्भे से बांधकर बुरी तरह से पीट रहे थे और वही लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब इसके बाद सोनम एकदम से वहां पर जाती है और अपने परिवार वालों के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। अब थोड़ी देर तक सोनम गिड़गिड़ाती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे थे। इसके बाद सोनम वहां से उठती है और अपने पिता के कमरे में जाती है। वहां से अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक को लाती है और लाकर उन लोगों के ऊपर तान देती है और कहती है कि अगर अब इस लड़के को किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग उसका ऐसा रूप देखकर एकदम से पीछे हट जाते हैं और उस लड़के से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कौन था वह लड़का जिसको सोनम इस तरह से बचा रही थी? क्या कहानी थी, क्या कनेक्शन था सोनम का और उस लड़के का? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है धनबाद के रहने वाली सोनम की। उसके पिता अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं, रुपए पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा घर बना हुआ है जिसके अंदर सोनम अपने माता पिता के साथ रहा करती है। सोनम ने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद अब अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, मुझे पढ़ाई लिखाई आगे करनी है और पढ़ लिख कर एक अच्छा सा गवर्नमेंट अफसर बनना है और इसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा कोचिंग करने के लिए। अब इस बात को सुनकर उसके माता पिता बड़े ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सोनम अपने घर की लाडली बेटी थी और उसके माता पिता उस पर बड़ा ही लाड प्यार किया करते थे, तो वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कोर्स करने के लिए इतनी दूर जाए। तो वह उससे कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, अगर तुझे पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा अफसर बनना है तो दिल्ली जाकर ही कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा करो रांची चली जाओ और वहां से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना। अब इसके बाद सोनम भी अपने माता पिता की बात मान जाती है और रांची में जाकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद उसके पिता उसे रांची भेज देते हैं। वहां पर एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो जाता है सोनम का और वहीं पर रहकर वो पढ़ाई करने लगती है। अब सोनम एक अमीर घर की लड़की थी, तो उसके पिता उसके लिए अच्छे खासे रुपए पैसे भेजा करते। और दोस्तों, कहते हैं ना, जहां पे रुपया ज्यादा होता है वहां पर इंसान के अंदर ऐबों की भरमार हो जाया करती है। ऐसा ही कुछ सोनम के साथ होता है। सोनम की दोस्ती कुछ गंदी लड़कियों से हो जाती है जो इधर उधर जाकर शराब वगैरह पिया करती और ऐसी पबों में जाकर पार्टी किया करती। उन लड़कियों के साथ दोस्ती होने के बाद सोनम भी उनके साथ घूमने लगती है और धीरे धीरे करके सोनम को भी शराब की लत लग जाती है। अब सोनम का जो ग्रुप था वो सारा के सारा ऐसा ही था, सभी लोग शराब पिया करते, नशा किया करते और इसी तरह से सोनम भी हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हट रहा था और नशे की तरफ वो मुड़ती हुई जा रही थी। अब यह बात जैसे ही माता पिता को पता चलती है तो वह अपनी बेटी को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी अच्छी बात नहीं है, तू एक लड़की है और लड़की होकर तू नशा करती है, ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोनम पूरी तरह से नशे की आदी हो चुकी थी। वह अपने माता पिता की बातों को सुन तो लेती है लेकिन उन बातों पर कोई अमल नहीं करती है। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं तो एक दिन शाम को सोनम अपने दोस्तों के साथ एक पब गई हुई थी और वहां से लौटने में उसे रात के 11 बज गए थे। रात के 11 बजे जब उसके दोस्त इधर उधर चले जाते हैं तो वह भी अपने हॉस्टल की तरफ पैदल पैदल जा रही थी। तो उसी समय एक बाइक वाला आता है और अचानक से उसकी सोनम से टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद सोनम दूर जाकर फुटपाथ पर गिरती है और फुटपाथ सर में लगने की वजह से उसके सर में बहुत ही गहरी चोट आ गई थी। उसके बाद सोनम का बहुत ज्यादा खून बह रहा था और सोनम वहां पर बेहोशी की हालत में होने लगती है। रात का समय था तो और कोई भी नहीं था, तो वह बाइक वाला लड़का वहां से भाग जाता है। उसे लग रहा था कि अगर मैं इस लड़की की मदद करूंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक रिक्शा वाला लड़का वहां पर आता है और जैसे ही वो उसको बेहोश हुए दिखता है तो एकदम से उसे अपनी गोदी में उठाता है। उसने उसे अपनी गोदी में जैसे ही उठाया था तो सोनम की आंखें तो नहीं खुलती हैं, लेकिन वो बेहोशी की हालत में उस रिक्शा वाले से कहती है कि मुझे बचा लो, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो लोग बहुत ही परेशान हो जाएंगे। अब वह लड़का देखता है कि कितना सारा खून बह गया है और इसे कुछ भी हो सकता है, तो उसे भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो पुलिस आकर मुझे ही इसका दोषी समझे। तो वह अपने रिक्शे को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो वो शब्द जो उस लड़की ने बोले थे वो उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे और उन्हीं की वजह से वो वापस से अपना रिक्शा लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वहां से उस लड़की को अपने रिक्शे में डालता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वहां पर जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। डॉक्टर साहब पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस भी आ जाती है और इधर उस लड़की सोनम का ट्रीटमेंट चालू हो गया था।
अब पुलिस वाले आकर उसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उस लड़के का नाम था रमेश। रमेश जो कि बिहार का रहने वाला है, वो यहाँ पर रिक्शा चलाया करता है और रिक्शा चलाकर अपने परिवार को भी कुछ पैसा भेजा करता और अपनी पढ़ाई लिखाई में भी उस पैसे को लगा रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर साहब उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि ये दवाइयां ले आओ। उसके बाद रमेश के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, उन पैसों को लेकर वो दवाई लेने के लिए चला जाता है और दवाइयों को लाकर डॉक्टर साहब को दे देता है। अब रमेश उस लड़की के बैग को देखता है, जो बैग उसे उसके पास पड़ा हुआ मिला था। उस बैग के अंदर एक मोबाइल फोन था जिसकी स्क्रीन थोड़ी सी चटक गई थी और उसके बाद वह सोचता है कि इस फोन से किसी को फोन करूंगा, इसके अंदर नंबर होगा और इसके बाद इसके घर वालों को बता दूंगा कि आपकी बेटी यहाँ पर एडमिट है। लेकिन दोस्तों वो फोन लॉक था और उस फोन से रमेश किसी को भी फोन नहीं कर पाता है। वह उस फोन को लेकर बैठा रहता है और उस लड़की की सलामती की दुआ करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ डॉक्टर साहब एक बार फिर से आते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि खून बहुत बह गया है और इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तुम जल्द से जल्द ब्लड का इंतजाम कर लो। अब इसके बाद रमेश के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो कहीं से खरीद कर खून दे दे। तभी वह डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, आप ऐसा करो मेरे से 1 यूनिट खून ले लो और उसके बदले में इसको खून चढ़ा देना। अब मेरा पैसा भी नहीं लगेगा और इस लड़की की जान भी बच जाएगी। अब इसके बाद डॉक्टर साहब तैयार हो जाते हैं, उसको ब्लड बैंक में ले जाते हैं और वहां पर जाकर 1 यूनिट ब्लड उसके अंदर से निकाल लेते हैं। उसके बदले जो खून उस लड़की का था, उस लड़की को उस खून को चढ़ा दिया जाता है और उस लड़की की धीरे धीरे हालत में सुधार आने लगता है। पूरी रात भर रमेश उस फोन को देखता रहता है कि कहीं ना कहीं इसके किसी दोस्त का या किसी का भी फोन आए और उसके बाद मैं उन लोगों को बता दूं कि इसकी हालत इस तरह से खराब हो गई है। लेकिन उसके जितने भी दोस्त थे वो शराब पीकर अपने अपने घर में सो चुके थे और उसके घर वालों का किसी का भी उसके पास फोन नहीं आता है। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह एकदम से वो फोन की रिंग बजती है और उसके बाद वह लड़का उस फोन को उठाता है तो सामने से उस लड़की का पिता था। वह एकदम से उसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो और मेरी बेटी कहाँ है। तो वह रिक्शा वाला उसे पूरी जानकारी देता है, कहता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मैंने उसे इस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है और आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, मुझे जाना होगा, मेरे काम के लिए देर हो रहा है। अब उसके बाद वह डॉक्टर साहब की उस लड़के से बात कराता है और उसके पूरे सामान को रिसेप्शन पे जमा करके वहां से चला जाता है। अब जैसे ये बात सोनिया के पिता को पता चलती है तो एकदम से वो वहां से भागा भागा आता है और आने के बाद उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां का डॉक्टर साहब से पूछता है कि वो लड़का कहां गया, तो डॉक्टर साहब बता देते हैं कि वो तो अपना रिक्शा लेके यहां से चला गया है, लेकिन आपकी बेटी खतरे से बाहर है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सोनिया एकदम से स्वस्थ हो जाती है और स्वस्थ होने के बाद सोनिया के पिता उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। सोनिया जाने से पहले ये पता कर लेती है कि उसकी जान कैसे कैसे बची और किसने बचाई है। तो डॉक्टर साहब उसे बता देते हैं कि एक रिक्शा वाला लड़का तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है और उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। इसके बाद सोनिया उसका धन्यवाद करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास उसकी कोई भी डिटेल नहीं है। अब इसके बाद सोनिया अपना मन मारकर ऐसे ही रह जाती है और दोबारा से अपनी उसी लाइफ को जीने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन सोनम बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, उसे कहीं जाना था और वहीं पर रिक्शा लेकर रमेश भी खड़ा हुआ था। रमेश सवारी की बाट में था कि कोई सवारी उसे मिल जाए और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाकर वो कुछ पैसे कमा सके। अब जैसे ही वो सोनम को देखता है तो एकदम से देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी जान मैंने उस दिन बचाई थी। उसके बाद वह अपने रिक्शे से उतरकर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैडम आपकी तबीयत कैसी है। अब जैसे ही सोनम इस बात को सुनती है रिक्शा वाले के मुंह से तो एकदम से हैरान सी हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और किस तरह से मुझसे बातें कर रहे हो। तो इसके बाद रमेश पूरी बात सोनम को बताता है, कहता है कि कुछ दिनों पहले जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर गया था और वहां पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने अपना 1 यूनिट ब्लड आपको ठीक कराने के लिए दिया था। उसके बाद सोनम एकदम से शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि वो काफी दिनों से उसका धन्यवाद करने के लिए उसको ढूंढ रही थी और जब उसने अचानक से आकर उसको पूछा तो उसने उसकी एक तरह से बेइज्जती सी कर दी थी। वह उससे माफी मांगती है, कहती है कि माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान गई हूं। तो सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने उस दिन मेरी जान बचा दी। और उसके बाद उन दोनों में थोड़ी देर तक वहीं पर बातें होती हैं। बातें होने के बाद सोनम रमेश का नंबर ले लेती है, कहती है कि अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम पर फोन तो कर लूंगी। इसके बाद सोनम रमेश का नंबर ले लेती है, रमेश सोनम का नंबर ले लेता है और दोनों की एक दूसरे से फोन पर बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे उनका समय ऐसे ही व्यतीत होता है और समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे के बहुत ही गहरे मित्र बन जाते हैं। अब इन बातों के दौरान रमेश को पता चलता है कि सोनम नशा किया करती है, लड़की होने के बावजूद भी उसके माता पिता उसे पैसा भेजते हैं जिन पैसों से वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकती है। तो वह सोनम से मिलने के लिए एक दिन एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर उससे कहने लगता है कि सोनम ये अच्छी बात नहीं है जो तुम नशा करती हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे इतना प्यार करते हैं और उसके बाद भी तुम नशा करती हो, लड़की होकर ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब यह बात जैसे ही रमेश
सोनम से कहता है तो यह बात उसके दिल तक लग जाती है और एकदम से वो फैसला कर लेती है कि आज के बाद वो नशे को हाथ तक भी नहीं लगाएगी। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ सोनम नशा करना छोड़ देती है और दोबारा से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। अब सोनम अच्छी तरह से पढ़ाई किया करती है और पढ़ाई के साथ साथ उसको रमेश से प्यार भी हो गया था। अब एक दिन सोनम के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अपने प्यार का इजहार रमेश से कर दूं, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि 1-2 महीने बाद उसका एक एग्जाम है। अगर वो एग्जाम क्लियर हो गया तो वो एक सरकारी अफसर बन जाएगी और उसके बाद ही वो अपने प्यार का इजहार रमेश से करने की तय करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सोनम का वो एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है और उस एग्जाम को क्लियर होने से सोनम एक एसडीएम बन गई थी। अब जैसे उसे पता चलता है कि वो एसडीएम बन चुकी है तो भागी दौड़ी रमेश के पास जाती है और रमेश से अपने प्यार का इजहार कर देती है। कहती है कि रमेश, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूं और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर रमेश थोड़ा सा हैरान होता है और वो सोनम से कहता है कि सोनम, ऐसा नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती रहे तो ही अच्छा है। तुम एक अमीर घर की बेटी और मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूं। मैं यहां पर रहकर रिक्शा चलाकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और जो पैसे मैं और फालतू कमा लिया करता हूं उन पैसों को मैं अपने गांव में अपने माता पिता के पास भेजा करता हूं। अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे तो ये समाज बहुत कुछ कहेगा और ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद सोनम उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम गरीब हो तो इसमें क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम ही से शादी करूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। उसके बाद रमेश उसे और समझाने की कोशिश करता है तो सोनम उससे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम भले ही गरीब हो लेकिन मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है और इसके बाद मैं कुछ दिनों में ट्रेनिंग करने के बाद एसडीएम बन जाऊंगी। मेरे पास खूब सारे पैसे रहेंगे और हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद रमेश भी सोनम की इस बात से एग्री करता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही ठीक है, क्योंकि रमेश के दिल में भी कहीं ना कहीं सोनम के लिए प्यार था और इसी वजह से रमेश ने सोनम की इस बात के लिए एग्री कर लिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक और वो दोनों फोन पर बातें करते हैं और इधर जो सोनम थी उसकी ट्रेनिंग का टाइम नजदीक आ रहा था तो वह सोचती है कि क्यों ना रांची से अपने माता पिता के पास जाया जाए और उनके साथ कुछ अच्छा टाइम व्यतीत किया जाए। इसके बाद वह अपने माता पिता के पास धनबाद आ जाती है और वहां पर उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताने की कोशिश करती है। अब सोनम के पिता उससे कहते हैं कि बेटी, अब तो तू अफसर बन गई है, अब तू एसडीएम बनने वाली है, अब तू ऐसा कर, अब तू शादी कर ले, मैंने एक अच्छा सा लड़का तुम्हारे लिए देख रखा है। उसके बाद जो सोनम होती है वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, उस लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसके पिता इस बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी उसी से शादी करवा दूंगा। उसके बाद वह लड़के के बारे में पूछने लगते हैं और जैसे ही उनको पता चलता है कि लड़का एक रिक्शा चलाता है तो एकदम से भड़क जाते हैं सोनिया पर और कहते हैं कि तू हमारी बेइज्जती करवाएगी, चारों तरफ हमारी थू-थू हो जाएगी कि मेरा दामाद एक रिक्शा चलाने वाला है और तुम एक एसडीएम हो। अब इसके बाद सोनम जिद पड़ती है, कहती है कि पिताजी मुझे तो उसी से शादी करनी है और मैं उसी से प्यार किया करती हूँ। तो सोनम के पिता अपने कमरे से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालते हैं और अपनी बेटी के हाथ में देते हुए कहते हैं कि बेटी ठीक है, अगर तुझे उससे ही शादी करनी है तो इस बंदूक को मेरे ऊपर चला दे और उसके बाद तू कैसे ही उस लड़के से शादी कर लेना। अब इस बात को सुनकर सोनम एकदम से डर जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, हाथ की बंदूक एकदम से नीचे गिर जाती है। वह अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हो, जिस लड़के से चाहते हो उसी से मैं शादी कर लूंगी, मैं इस लड़के से बात तक भी नहीं करूंगी। उसके बाद जो सोनम होती है वो अपना नंबर चेंज कर देती है और वहीं पर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। इधर जो वह लड़का था रमेश, वह सोनम से बात किया करता था और बातें करने के दौरान उसको गहरा वाला प्यार सोनम से हो जाता है। अब जब सोनम का फोन नहीं मिलता है तो वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसके बाद रमेश सोनम की फ्रेंड से बात करता है और बात करने के दौरान उसके घर का एड्रेस ले लेता है। एड्रेस लेने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह रमेश उसके घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर उसके परिवार वालों से सोनम के बारे में पूछने लगता है। वह उससे पूछते हैं कि तू कौन है, तो वह बता देता है कि मैं सोनम से प्यार किया करता हूं और सोनम भी मुझसे प्यार करती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो सोनम के पिता और उसके परिवार वाले थे वो एकदम से उससे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू यहां से चला जा, हमारी बेटी तुझसे प्यार नहीं करती और ना ही वह तुझसे बात करना चाहती है और इसी वजह से उसने अपना नंबर बंद किया है। इसके बाद वह सोनम को आवाज लगाने लगता है जोर जोर से। तभी सोनम के घर वाले उसको पकड़कर एक खंबे से बांध देते हैं और बांधने के बाद उस पर पिटाई लगाने लगते हैं। जोर जोर से उसको पीटा जाता है तो उसकी चीखें निकलने लगती हैं और वह सोनम को जोर जोर से आवाजें देने लगता है और उन लोगों से कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन वो लोग बार बार उसको पीट रहे थे और यह आवाज सोती हुई सोनम को सुन जाती है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था। सोनम अपने कमरे में सो रही थी और जैसे ही इन आवाजों को सुनती है तो एकदम से खड़ी होती है। वह रमेश को जब पिटता हुआ देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, वह एकदम से वहां पर आती है और आने के बाद अपने परिवार वालों से गिड़गिड़ाने लगती है और उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगती है। लेकिन उसके परिवार वाले सोनम की एक भी बात नहीं सुनते और उसको बार बार पीटे ही जा रहे थे। तो अब सोनम से रहा नहीं जाता है, वह एकदम से अपने पिता के कमरे में जाती है और वहां से अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक को लेकर
लेकर उन लोगों पर तान देती है और एकदम तेज आवाज में उनसे कहती है कि अगर अब तुम लोगों ने इसको हाथ भी लगाया तो मैं इस बंदूक को चला दूंगी। अब सोनम का ये रूप देखकर उसके घर वाले एकदम से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सोनम का ऐसा रूप उसके परिवार वालों ने आज तक नहीं देखा था। इसके बाद वो अपने माता पिता की तरफ बंदूक को तानती है और कहती है कि आप लोगों का यही प्यार था, इसी वजह से आप मुझे अपनी प्यारी बेटी कहा करते थे। इस लड़के ने जिसने मेरी जान बचाई, उस दिन अगर यह लड़का नहीं होता जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं रहती। और मैं जो नशा किया करती थी वो भी इसी के बदौलत छूटा था और इसी की बदौलत आज मैं एसडीएम बनी हूं। आप लोगों का ये प्यार मतलब ही लगता है। मैंने आप लोगों से कह दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, उसके बाद भी आप लोगों ने इसको इतनी बुरी तरह से पीटा, ये अच्छी बात नहीं है। अगर अब आप लोगों ने इस लड़के को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जैसे इन सभी बातों को सोनम का पिता सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं। वह एकदम से उस लड़के को उस खम्भे से खोल देता है और उससे माफी मांगता है, हाथ जोड़कर कहता है कि बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें पता नहीं था कि तू वही लड़का है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। इसके बाद सोनम के परिवार वाले भी उस लड़के से माफी मांगते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं। सोनम भी इन सभी चीजों को देखकर बंदूक को नीचे की तरफ कर लेती है और सोनम के पिता एकदम से सोनम से कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, अगर इस लड़के ने तुझे बचाया है तो तेरी शादी इसी लड़के से होगी। इस बात को सुनकर सोनम एकदम से खुश हो जाती है और अपने माता पिता के गले से लग जाती है और अपनी बेटी से वो माफी मांगते हैं कि बेटी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने इस लड़के को पहचाना नहीं। अगर तुम हमें पहले ही बता देती कि ये वही लड़का है जिससे तुम प्यार करती हो, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तो हम लोग तुम्हारी शादी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं रहते। उसके बाद सोनम और रमेश की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सोनम अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद वो एक एसडीएम बन जाती है। जो सोनम थी वो अपने पति को पढ़ाई लिखाई में आगे सहयोग करती है और धीरे धीरे उसका पति भी एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है। अब दोनों पति पत्नी सरकारी नौकर हैं और उनके परिवार में पैसों रुपयों की कोई भी दिक्कत नहीं है। वह दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते हैं और अपनी परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सोनम और रमेश की, जहां पर एक छोटी सी मदद के कारण एक एसडीएम लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली। आप क्या कहना चाहते हो सोनम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो रमेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।